नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। रात के 9 बज चुके हैं और 9:30 बजे की इस विशेष बुलेटिन में हम आपके लिए समेट कर लाए हैं दिन भर की सभी अहम खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागपुर हिंसा दंगाइयों के खिलाफ फडणवीस सरकार सख्त, बुलडोजर एक्शन संग प्रॉपर्टी भी होगी जब्त। पीड़ितों को जल्द राहत योजना लागू करने का दिया आश्वासन। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में बांग्लादेशी हिंदू समाज के साथ एकजुटता का प्रस्ताव पारित। वैश्विक एकजुटता का आह्वान, यूएन से हस्तक्षेप की अपील। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी एकता के दावे का आपसी रार का साया। स्टालिन की अध्यक्षता में जेएसी से ममता बनर्जी ने बनाई दूरी। भाजपा ने बैठक को बताया खिसकती सियासी जमीन बचाने का खोखला दांव। भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी बनी पीएलआई स्कीम। देश में निवेश, उत्पादन और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि। पीएलआई स्कीम से मिली 11.5 लाख नौकरियां। स्कीम के तहत अब तक 1.61 लाख करोड़ रुपए का हुआ निवेश, 5.31 लाख करोड़ रुपए का हुआ निर्यात। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का हुआ आगाज। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दिया 175 रन का लक्ष्य। सुनील नरेन और अजिंक्य रहाणे ने खेली तूफानी पारी। आरसीबी की ओर से कुणाल पांड्या ने 3 और जोस हेजलवुड ने लिए 2 विकेट। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। परिसीमन को लेकर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने चेन्नई में परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन अभ्यास पर पारदर्शिता की मांग की गई। वहीं बीजेपी ने इस बैठक को गैर जरूरी बताते हुए इसे स्टालिन का चुनावी स्टंट बताया और साथ ही साथ ममता बनर्जी की बैठक से नदारद रहना भी कई सारे सवाल खड़े करता है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने बहुचर्चित परिसीमन के मुद्दे को लेकर शनिवार को पहली बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें विपक्षी शासित राज्यों के अलावा विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास और बीजू जनता दल के नेता संजय कुमार दास वर्मा शामिल रहे। जेएसी की पहली बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। जेएसी ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन अभ्यास पर पारदर्शिता की मांग की। They've all come together on one single platform, expressing their solidarity and also expressing their concern about the very important issue of delimitation. Delimitation meeting went on very well. It is a good beginning. And we'll all join together to save the federal structure and the constitution of this country. परिसीमन पर पहली संयुक्त समिति की बैठक को लेकर भाजपा आक्रामक नजर आई। भाजपा की ओर से जेएसी के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि लगातार केंद्र के आश्वासन के बाद भी एमके स्टालिन परिसीमन को मुद्दा बनाकर अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही कुप्रशासन को ढकना चाहते हैं। With all these problems, what the delimitation is not announced, but CM is conducting a meeting. Tamil Nadu CM is conducting a meeting to hide his misgovernance. All the other state CMs are attending the same meeting to hide their own state's misgovernance. स्टालिन समेत दक्षिण भारत के वो सभी राजनेता जो डिलिमिटेशन जो आज मुद्दा नहीं है उसको केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि डिलिमिटेशन एक स्थापित प्रक्रिया और प्रोसेस के अंतर्गत होता है। उससे पहले जनगणना होगी, डिलिमिटेशन का कमीशन बनेगा, उसके मापदंड तय होंगे और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा।
वहीं लंबे समय से परिसीमन के मुद्दे पर रार छेड़ते हुए विपक्ष के इस महाजुटान से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गायब होना विपक्षी एकता की पोल खोलता नजर आया। परिसीमन पर अगली बैठक अब हैदराबाद तेलंगाना में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार का एक्शन जारी है। अब तक 104 दंगाइयों की पहचान की जा चुकी है। 92 के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की बात कही है। तो वहीं ये भी ऐलान किया है कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा। नहीं बख्शे जाएंगे नागपुर हिंसा के दंगाई। नुकसान की कीमत दंगाइयों से वसूलेगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम फडणवीस ने किया एक्शन प्लान तैयार। चैन से नहीं बैठेगी महाराष्ट्र सरकार। 104 दंगाइयों की हुई पहचान, 92 पर कार्रवाई। दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन। नागपुर में हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया है कि सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही वसूली जाएगी। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और कानून के मुताबिक 12 नाबालिगों सहित 92 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दंगे में जिन पीड़ित परिवारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उन्हें 3-4 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट्स की पहचान कर उन्हें डिलीट किया जा चुका है। पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया है। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है। 9 थाना क्षेत्रों में शनिवार को भी कर्फ्यू बरकरार रखा गया। गौरतलब है कि नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आई थीं। हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज हुई है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद फडणवीस सरकार लगातार सख्त एक्शन ले रही है। पीड़ितों को जल्द ही नुकसान की भरपाई और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर धाराएं लगाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की सालाना बैठक में बांग्लादेशी हिंदू समाज के साथ एकजुटता दिखाने के प्रस्ताव को पारित किया गया और इसके लिए वैश्विक एकजुटता का भी आह्वान किया गया। प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की भी अपील की। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े होने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के दौरान अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और इसे मानवाधिकार का हनन बताया गया। प्रतिनिधि सभा ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार संवाद करने की बात कही।
वहीं संयुक्त राष्ट्र से भी इस अमानवीय व्यवहार का गंभीरता से संज्ञान लेने की मांग की गई। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहाँ के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहाँ हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना और ये वहाँ के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहाँ के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से और वहाँ उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें, ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है, उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। भारत के पड़ोसी देश खासकर पाकिस्तान पर बात करते हुए सह सरकारवाह अरुण कुमार ने कहा कि दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता एक जैसी है, लेकिन कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के बीच मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट पैदा करने की लगातार कोशिश करते आए हैं। ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश, ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी हैं, बहुत सारी बातें हमारी समान हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें ये भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव, डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की। इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हो रही अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर सुनियोजित हिंसा के खिलाफ आरएसएस ने मुखर स्वर के साथ वैश्विक समुदाय से एकजुटता का आह्वान किया है। प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव के केंद्र में भी बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान की मांग को रखा गया है। बेंगलुरु से डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे विश्व में विश्व जल दिवस मनाया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा किया। PM ने लिखा, विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जल सभ्यताओं की जीवन रेखा है और इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखना
बेहद महत्वपूर्ण है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ममता सरकार ने राज्य में शराबखानों यानी बार में महिलाओं को काम करने की अनुमति वाले विधेयक को पारित किया है। भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देने वाले विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता रूपा गांगुली ने किया। भाजपा महिला मोर्चा का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजस्व बढ़ाने के लिए महिलाओं को रात्रिपाली में काम करने के लिए मजबूर किया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में पहले ही महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं और अब शराबखानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति देकर ममता बनर्जी खुद एक महिला होकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। भाजपा नेता रूपा गांगुली ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, उन्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। रूपा गांगुली ने कहा कि कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अब महिलाएं बार में काम करेंगी। वे बंगाल की महिलाओं के लिए किस तरह का भविष्य बना रही है। ममता बनर्जी का सरकार जो है वो धिक्कार ही है, धिक्कार खाने के लायक ही है। वो खुद ही बहुत बेशर्म की तरह बहुत गलत बातें करती रहती है। पहली बात तो वो महिला होने के नाते ये उनको शोभा नहीं देता, दूसरी चीफ मिनिस्टर होने के नाते भी उनको शोभा नहीं देता और कोई काम तो दिला नहीं सकती है। तो कुछ ही दिन पहले ये कह रही थी कि महिला रात को निकलना नहीं चाहिए, अभी बार में काम करेंगी। तो वो क्या चाहती है, बंगाल की महिलाओं के लिए भविष्य क्या बना रही है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम के तहत अब तक 1.61 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 14 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 5.31 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। इस योजना के जरिए 11.5 लाख नए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार पीएलआई स्कीम के तहत 14 प्रमुख सेक्टरों में 764 आवेदनों को मंजूरी दी गई। इनमें बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, टेलीकॉम, व्हाइट गुड्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और ड्रोन सेक्टर के 176 एमएसएमईज को लाभ मिला है। नवंबर 2024 तक 1.61 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश दर्ज किया गया है। इससे वित्त वर्ष 2024-2025 तक निर्धारित 15.52 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 14 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और बिक्री हासिल हुई है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल 11.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। पीएलआई स्कीम से देश के निर्यात ढांचे में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां पारंपरिक वस्तुओं का निर्यात होता था, वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण, प्रोसेस्ड फूड जैसे उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। अब तक 5.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया जा चुका है।
10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए सरकार ने 14,020 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि वितरित की है। इनमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल और ड्रोन सेक्टर शामिल है। PLI स्कीम से भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि वैश्विक विनिर्माण और निर्यात हब के रूप में भी उभर रहा है। PLI योजना घरेलू विनिर्माण को तो प्रोत्साहित करती ही है, उत्पादन बढ़ाती है, नए रोजगार सृजित करती है और निर्यात को बढ़ावा देती है। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में शनिवार को 31वें लाल बहादुर शास्त्री स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय संग्रहालय और LBS IIM दिल्ली के सहयोग से किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता के तौर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद, नीति आयोग की भूमिका विषय पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में तेजी के साथ आर्थिक विकास कर रहा है और नए अवसरों को सृजित कर रहा है। World's fastest growing major economy with a thriving digital ecosystem, a flourishing agriculture and a drive towards self-reliance through Atmanirbhar Bharat, the nation is reshaping its development paradigm so as to seize new opportunities in a fast-changing world. और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थहार मनाया गया। इस साल अर्थहार की थीम द पावर ऑफ नेचर रखी गई, जो हमें प्रकृति की ताकत और उसके संरक्षण के महत्व को याद दिलाती है। अर्थहार हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के लोग, संस्थान और बड़े बड़े स्मारक 1 घंटे के लिए गैर ज़रूरी लाइटें और बिजली से चलने वाले उपकरण बंद करते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। भारत में कई बड़े शहरों और प्रतिष्ठित इमारतों में अर्थहार के दौरान लाइटें बंद की गई। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, हावड़ा ब्रिज और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतों को इस पहल में शामिल किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य दिल्ली विधानसभा को कागज रहित प्रणाली में परिवर्तित करके और विधायी प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण करना है, जिससे शासन में पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली विधानसभा के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन को शुरू किया गया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा में इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ था, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। कई राज्यों ने हमारे जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का पूरा अपने तरीके से उसको साइन करके इम्प्लीमेंट करके पूरा चालू कर दिया, लेकिन दिल्ली विधानसभा कर नहीं पाया। ये अफसोस का बात है, क्योंकि देश का राजधानी दिल्ली सबसे पहले करना है, ये अपेक्षा रहता है। तो दिल्ली में असेंबली का कहीं ना कहीं कमी रहा है। तो मैं नए जो अपने स्पीकर बने हैं विजेंद्र गुप्ता जी को विशेष करके मैं बधाई भी देता हूं, क्योंकि नए स्पीकर बने हैं, और साथ साथ उसका अभिनंदन भी करता हूं। और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये बहुत ही कम समय में दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ने के आदेश दिए गए। 24 घंटे के भीतर पहली बैठक हुई और इसमें पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया और आज MOU पर हस्ताक्षर भी हो गया। देश की तमाम विधानसभाएं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के साथ जुड़ रही हैं। 100 दिनों के अंदर दिल्ली की विधानसभा को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ने का प्रावधान किया गया था और अब दिल्ली विधानसभा को पेपर मुक्त बनाया जाएगा। आज MOU साइन हो रहा है और 100 डेज का जो टारगेट हमने रखा था प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मैं कहता हूं कि देश की तमाम पार्लियामेंट जो है, असेंबलीज जो हैं, वो नीवा के साथ जुड़ रही हैं और 100 डेज के अंदर मैं मंत्री जी को ये आश्वस्त करता हूं कि आपके सहयोग से, आपकी स्पॉन्सरशिप से हम 100 डेज के अंदर अंदर दिल्ली की असेंबली को नीवा से जोड़ेंगे। ई विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा इसको बनाएंगे। और बात IPL की, इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का आज से आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने RCB के सामने 175 रन का लक्ष्य रखा है। RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 56 रन बनाए, वहीं सुनील नरीन ने 44 रन की पारी खेले। RCB की ओर से कुणाल पांड्या ने 3 विकेट लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सधी शुरुआत की। RCB ने 2 ओवर में बिना विकेट गंवाए 16 रन बना लिए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।